नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, एनटीएससी की आपकी तैयारी की जो जिम्मेदारी मैनेट ब्रेन्स ने ली है, उसमें आपके सारे टीचर्स, भले वो आपको सोशल पढ़ाते हो, साइंस, मैथ्स या मेंटल एबिलिटी, हम सब ये मानते हैं कि यदि आप हमारे साथ रेगुलर हार्डवर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने गोल की तरफ फोकस रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे, तो पक्का हम सब होंगे कामयाब। और हमारी कामयाबी जुड़ी है आपसे, आपकी सक्सेस से। अगर आप इस एग्जाम में अच्छे से स्कोर करेंगे, सक्सेस लेंगे और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो वो हमारे लिए हमारी कामयाबी के बराबर होगा। इनफैक्ट वही हमारी कामयाबी होगी। और हमारी कामयाबी में आप हमारा साथ दें, हम हमेशा प्रे करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने गोल्स को अचीव करें। चलिए, आपके गोल्स को अचीव करने की जो हमारी जो पहल चल रही है, उसमें जो अगली सीढ़ी हम चढ़ने वाले हैं वो है एनटीएससी मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा। उसके हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग ईयर्स के अलग अलग होते हैं, और हम स्पेशली इसलिए ट्राई करते हैं कि हर एक चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से मैक्सिमम आपको सॉल्व कराए जाएं। तो पिछले 2 या 3 सेशन में आपने 2019-20 और 18-19 के सवाल देखे होंगे। यहां पे हम फोकस करेंगे 17-18 वाले ईयर्स पे और उनके क्वेश्चंस पे। अलग अलग पार्ट्स होंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं तो सारे एक बार में कवर नहीं हो पाते हैं। एंड यस, किसी भी सेशन में, किसी भी लेक्चर में आपको किसी भी कॉन्सेप्ट लर्निंग पार्ट में आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि 2 चैप्टर पढ़िए उसके बाद तीसरे चैप्टर के लिए हमारा कोर्स लीजिए। मैनेट ब्रेन्स एक फ्री चैनल है, आपको ये पता है। तो प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप कहां से पढ़ते हैं तो नहीं जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरी फिलॉसफी का कि हम एजुकेशन को सब तक पहुंचाना चाहते हैं और आपका साथ इसमें बहुत जरूरी है। चलिए, आज हम फोकस करेंगे हमारी पढ़ाई की ओर। तो हमारी जो पढ़ाई है आज की वो शुरू करेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स है जिसकी वैल्यू है 12 के बराबर। अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई है, उसकी वैल्यू है 18 के बराबर। आपको बतानी है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। अब देखो यहां पे ध्यान से इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले सवाल को रीड करो, क्या आपके पास है और क्या आपको चाहिए। आपको एक्स प्लस वाई चाहिए। क्या यहां पे किसी भी इक्वेशन में आपको x प्लस वाई साथ में मिल रहे हैं? नहीं सर, किसी भी सवाल में x और y साथ में नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन एडिशन में तो कहीं नहीं मिल रहे। तो अगर उन्हें साथ में लाना है तो हमें क्या करना चाहिए? सर, अगर उन्हें साथ में लाना है तो हमें उन्हें ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, यहीं से हमारे सवाल की अप्रोच स्टार्ट हो जाएगी कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हम आसानी से x प्लस वाई को साथ में ला पाए। अदरवाइज तो अगर आप देखें तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। तो आपकी पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस हो जाएगा यहां पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, और इधर पे 12 और 18 मिलके हो जाएंगे 30 के बराबर। अब भाई आपने एलएचएस को ऐड किया तो आरएचएस को भी करना पड़ेगा। गणित का नियम बिल्कुल सिंपल है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, दोनों पक्ष को बराबर जोड़ते घटाते जाओ और बिल्ली मौसी जैसे ब्रेड खाते जाओ। ब्रेड की चपाती, वो जो कहानी है आपने पढ़ी होगी बचपन में, तो वही है यहाँ पे। भाई दोनों को बराबर करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ, आपका काम होते जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर वाली पावर्स है तो मैं उनको साथ में लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। ये हमारे सवाल के भी नजदीक है भाई, एक्स प्लस वाई साथ में आ गए। इसके बाद एक्स वाई और एक्स वाई 2 है साथ में, तो उनको हम 2xy लिख सकते हैं। यस सर। और जो एक्स और वाई है उन्हें अकेले ही लिख दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब आपका जो ध्यान है वो इस ओर केंद्रित कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इनको अगर आप ध्यान से रीड करें तो ये किसी आइडेंटिटी का रूप ले चुके हैं, और वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वो किसके बराबर होती है सर? वो होती है a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब अगर आप मुझसे पूछें तो यहां पे सवाल काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास अब केवल x प्लस वाई ही बचे और उन्हें ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब 2 तरीके, या तो आप यहां पे वैल्यू गेस करते जाएं कि क्या होगी, कि किसी चीज के स्क्वायर और उसके सिंगुलर फॉर्म को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर 30 आ रहा है। या फिर यहां पे आप जो स्मार्ट वर्क करना है, जो आपको गणित में हेल्प करता है, वो ये कि आप मान लें
आप मान लें कि x प्लस वाई को हमने रख दिया t के बराबर। किसके बराबर? t के बराबर। तो अगर पूरा का पूरा x प्लस वाई है t के बराबर तो ये हो गया t स्क्वायर। अच्छा, ये मुझे हिंट कहां से मिला कि x प्लस वाई को t के बराबर रख दें? क्योंकि देखो सवाल में x प्लस वाई की कंबाइंड वैल्यू पूछी है, उन्होंने ये नहीं पूछा x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग बताओ, साथ में जोड़ के बता दो। तो हमने साथ में जोड़ के ही उसको t नाम दे दिया कि चलिए साथ में जुड़े रहेंगे, सॉल्व होके आंसर बता देंगे। तो टी स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा t, क्योंकि x प्लस वाई पूरा साथ में, और इनको जोड़ने पे आ रहा है 30। आपने लिया यहां पे टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 30 को इस तरफ। ऐसे दो नंबर्स जिन्हें जोड़ या घटाने पे केवल t आ जाए या केवल 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, इसको पता करने के लिए आपको 30 के फैक्टर्स को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। 1 इंटू 30 नहीं हो पाएगा, 2 इंटू 25 नहीं हो पाएगा, उसके बाद 3 इंटू 10 नहीं हो पाएगा, जोड़ने पे 13, घटाने पे हो जाएगा 7, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 इंटू 6, 5 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो 11 काम का नहीं है, लेकिन जब आप घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और शायद वही हमारा आंसर होना चाहिए कि टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5t माइनस 30। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ घटाने पे t मिलेगा। 6t माइनस 5t, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। मल्टीप्लाई करोगे 6 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 30। यहां पे देखो माइनस 30 ही चाहिए, तो मतलब हम अपने जो आंसर निकालने की राह पे अग्रसर हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। पहले दोनों में से आपने t कॉमन लिया, अंदर बचेगा t प्लस 6। दूसरे दोनों में से आपने माइनस 5 कॉमन लिया, अंदर फिर से बचेगा t प्लस 6, और ये सब मिला के है 0 के बराबर। ठीक है, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां जगह की थोड़ी सी कमी है, तो विशेष ध्यान रखें भाई, जगह आपके पास कम है तो थोड़ा अच्छे से लिखें। चलिए, अब जो आपके पहले वाला पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट है, दोनों में t प्लस 6 कॉमन है आपके पास, तो आपने t प्लस 6 ले लिया कॉमन। बचेगा क्या? यहां पे केवल t बचेगा, यहां पे केवल 5 बचेगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 0। दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। सिद्धांत बहुत सिंपल है कि सर ऐसा तभी हो सकता है दोनों में से जब कोई एक 0 हो, पर प्रथम दृष्टया हम नहीं बोल सकते दोनों में से कौन सा 0 होगा, इसलिए दोनों को 0 के बराबर रख के t की वैल्यू ज्ञात की जाएगी। तो t की वैल्यू हो जाएगी या तो -6 या तो t की वैल्यू हो जाएगी 5। अच्छा, ये t स्वयं तो था नहीं कुछ, ये तो x प्लस वाई का रूप था, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई सर? या तो वैल्यू हो जाएगी 5 या तो हो जाएगी -6। अब हमें x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहां पे खत्म हो जाता है। तो -6 और 5 जो कि है ऑप्शन ए, उसको हम अपने जवाब के रूप में यहां पे आसानी से मार्क करके अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अरे भैया, बिना कंप्यूटर जैसे वेरीफाई कर आगे कैसे बढ़ जाओगे? नहीं बढ़े आगे, हमने वेरीफाई करवा लिया, उनका जवाब भी आ रहा है ए हरे रंग के साथ। अब तो आगे बढ़ने का सिग्नल मिल चुका है। अब हम मूव करेंगे सवाल नंबर 2 की ओर। 217x और 131y। देखो ये तेलंगाना में पूछा गया है भाई कि 217x और 131y है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 913, और दूसरी तरफ आपने एग्जैक्टली उल्टा कर दिया कोएफिशिएंट्स को। तो जो y का कोएफिशिएंट था वो x बन गया और जो x का कोएफिशिएंट था वो y में आ गया, और इनको जोड़ने पे आ रहा है 827। अब आपको चाहिए क्या? फिर से देखो ध्यान से, सवाल में केवल x प्लस वाई पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा कि भैया केवल x प्लस वाई कितना आएगा ये बता दो। x कितना आएगा नहीं फर्क पड़ता, y कितना आएगा नहीं फर्क पड़ता, केवल x और y दोनों को जोड़ के कितना आएगा ये बता दो। इस तरह के सवाल में एक अप्रोच जो अक्सर काम आती है कि इस तरह के सवाल में जब आपके कोएफिशिएंट एग्जैक्टली अपोजिट हो, x वाला y के पास, y वाला x के पास, आप हमेशा ही दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। वो आपका सॉल्विंग पार्ट काफी आसान बना देता है कुछ इस प्रकार की। ऐसा करने पे आपके x और y के कोएफिशिएंट्स हमेशा सेम हो जाते हैं। 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348। इधर भी 348 ही हो जाएगा y के साथ, बिकॉज ऐड तो वही वैल्यूज कर रहे हैं, 7 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3।
इस तरफ हो जाएगा 7 और 3 10, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 7 + 3 हो जाएगा, यहां पे 7 + 3 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 4, और ये हो जाएगा 8 और 8 16 1 17, 1740 हो जाएगा। ठीक है, आप यहां चाहें तो 348 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास x + y जो कि होगा 1740 के बराबर। x + y की वैल्यू होगी 1740 डिवाइड बाय 380, 384 माफ कीजिएगा, आपको x + y पूरा चाहिए। अब यहां पे देखो आपके ऑप्शंस कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं। जो आपके ऑप्शंस हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज है, मतलब डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो मतलब इनको भी डिवाइड करने पे एब्सोल्यूट नंबर्स ही आने चाहिए। अब डिवाइड किससे होगा वो चेक करने का एक तरीका देखो, यहां पे 348 है, माफ कीजिएगा। सबसे पहला तरीका, आप लास्ट की वैल्यूज देखिए। ठीक है, किससे खत्म हो रहा है? 8 से, तो मतलब 8 का टेबल चलेगा लास्ट में। 8 1 8, 0 नहीं आया, 8 2 16 6, 0 नहीं आया, 8 3 24 4 आया, लेकिन आपको 0 चाहिए। 8 4 32 2 आया, 8 5 40, तो मतलब यहां पे 348 × 5 के प्रबल दावेदार होने के चांसेस है आंसर के। 8 5 40, 0 यहां 4 ऊपर, 5 चौके 20, 4 यहां 2 ऊपर, 5 3 15 और 2 17, तो आपको 4 5 नंबर्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने यहां पे लास्ट डिजिट वाला लॉजिक यूज करके थोड़ा सा अपना काम आसान बनाया और बी को अपने आंसर के रूप में मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि x + y आएगा 5 के बराबर। फिर से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मुझसे केवल x + y को जोड़ के कितना आएगा इतना ही पूछा गया है। तो भाई जितना पूछा है उतना हम बता देंगे ना, एक्स्ट्रा बताने में हमें कोई नफा नुकसान तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ मेहनत लग जाएगी बिना मतलब, जहां पे रिस्क भी है गलत होने का, तो बेहतर है जितना पूछा गया उतना करके ही अपना समय बचाएं और आगे बढ़ें। लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते फिलहाल, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल कंप्यूटर जी हमारे आदरणीय जवाब बताएंगे। उनका जवाब आया ऑप्शन बी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। हम अब कर सकते हैं स्क्रीन को स्वच्छ सुंदर साफ और प्रश्न क्रमांक 3 की ओर कर सकते हैं हमारा रुख। अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है इससे कि यदि x की वैल्यू है इस पूरे पैटर्न के बराबर, जो कि यहां पे 2 - x पे खत्म हो रहा है। कई बार क्या होता है इसके आगे 3 डॉट लगे होते हैं कुछ इस प्रकार, उसका मतलब होता है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आपका सवाल अलग तरीके से अप्रोच होता है, पर अगर इस तरीके से सवाल खत्म हो रहा है तो अप्रोच थोड़ी अलग हो जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्यथा व्यक्ति क्या करता है, दोनों ही केसेस में सेम अप्रोच लगाता है तो गलत भी हो जाता है कई बार। x = 1/2 - कितना है, फिर से 2 - 1/2 - x। चलिए सबसे निचले क्रम से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो सर यहां पे हमें इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सर इनका चाहिए होगा एलसीएम, और क्योंकि यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा x = 1/2 - 1 इन अ ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हैं बिकॉज ताकि हमें कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए तो कौन सा वाला पार्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं, ये देखिए पर्पल में हमने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 - x हो जाएगा, और माइनस होगा 1, क्यों भैया ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 × पूरा 2 - x 1 × 1, और डिवाइडेड बाय नीचे वालों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 - x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x = होगा यहां पे 1/2 - 1 इन अ ब्रैकेट, कितना बचेगा आपके पास, सर ये हो जाएगा 4 - 2x - 1 होल अपॉन 2 - x। चलिए आपकी बात हमने मान ली। अब 4 और जो -1 है उनको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 में से जब जाएगा 1 तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो अब आपका वहां पे रिजल्ट क्या बच गया कि भाई x = 1 कितना 2 - 1 इन अ ब्रैकेट हम लिख रहे हैं यहां पे 3 - 2x एंड होल डिवाइड बाय 2 - x। अच्छा जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि यहां पे केस बन रहा है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करते हैं, सर डिनोमिनेटर को हम करते हैं रेसिप्रोकल और करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज
जब आप दो फ्रैक्शंस को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे अब आपका सवाल रह जाएगा x इक्वल टू 1/2 माइनस, तो जो नीचे का फ्रैक्शन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 माइनस एक्स होल अपॉन 3 माइनस 2x, कुछ इस प्रकार। और अगर आपको मैं ज्यादा क्लैरिटी की ओर ध्यान लेके जाऊं तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2/1 माइनस 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 2x। ये क्या हुआ सर, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन था ये हो गया रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर। अब यहां पे फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स को, ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। हाईलाइट करने के लिए यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं हम। क्या होगा सर, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4x। ये कहां से है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि 3 माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां पे जब मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 माइनस 4x, और ये हो जाएगा -2, ये जो माइनस साइन 2 के साथ जाएगा तो -2, और जब x के साथ जाएगा तो हो जाएगा +x। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, x से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2x। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो भैया x इक्वल टू 1/6 में से 2 गया तो 4, और यहां पे 4 में से 1 गया तो 3x होल डिवाइड बाय 3 माइनस 2x। अब तक हम सवाल के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, अब तक हम क्या कर रहे हैं, सवाल को केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 में से 2 गया तो 4, माइनस 4 में से x गया तो -3। फाइनली आपको मिला x इज इक्वल टू, अगर मैं फाइनली लिखूं तो x इक्वल टू, एक बार फिर से क्या हो जाएगा सर, यहां पे भी एक बार फिर से जो हमारा प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो 3 माइनस 2x ऊपर और नीचे बचेगा 4 माइनस 3x। अब आप क्या करेंगे सर, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा x इंटू 4 मतलब 4x माइनस 3x स्क्वायर, जो कि होगा 3 माइनस 2x के बराबर। अब हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो भाई देखिए यहां पे ये दोनों जो वैल्यूज है उनको मैं उस तरफ अगर भेज दूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 4x माइनस 2x और ये +3। फाइनल आंसर 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। क्या आपको ये समझ में आया, ये क्या हुआ, तो ये जो दोनों वैल्यूज थी जो कि इस तरफ थी उनको हमने उस तरफ भेज दिया। 3x स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, 4x पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुल मिला के ये आंसर आया। अगर इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें तो आप 3 कॉमन लेकर लिख सकते हैं अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो 3 जो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है साइड चेंज करेगा तो 0, तो आपका इक्वेशन बनेगा 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फाइनल इक्वेशन सर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इतनी सारी मेहनत करके ये आपका अब फाइनल पार्ट आया जहां पे इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। शुरू कहां से किया था हमने स्लोली डिनोमिनेटर को सॉल्व करना स्टार्ट किया और करते करते हम इस लेवल तक पहुंचे। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिन्हें ऐड करने पे 2y और मल्टीप्लाई करने पे 1। सिंपल है, दोनों को आप 1 के बराबर रख देंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या किया आपने सर, माइनस 2x को आपने माइनस एक्स के रूप में ब्रेक किया। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1, ऐड करने पे 2x। पहले दोनों में से x कॉमन तो मिलेगा x माइनस 1, दूसरे में से -1 कॉमन तभी मिलेगा x माइनस 1 क्योंकि पॉजिटिव है एक, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव। तो आपके दो फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ, देखो स्क्वायर हुआ, अब जब स्क्वायर को उस तरह भेजोगे तो रूट हो जाएगा, 0 का रूट तो 0 ही होगा, तो x माइनस 1 हो गया 0 के बराबर यहां से, और x हो गया किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आपका जवाब होगा x की वैल्यू है 1। तो इतनी मेहनत करने के बाद कुल मिला के आपका जवाब कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तभी ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये जो अलग सा फ्रैक्शन दिख रहा है, ये पॉसिबल हो पाएगा। क्या बोला आपने, a इक्वल्स टू 1। एक बार हम कंप्यूटर जी से और वेरीफाई कर लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है a इक्वल टू 1, मतलब हमने सवाल को सॉल्व सही किया
है। अच्छा, एक विशेष बात यहां पे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्यों लिखा हुआ है, अलग से एकदम मेंशन किया है कि x 2 के बराबर नहीं है। ये जानकारी मुहैया मुझे आप कराएंगे इस वीडियो के कमेंट्स में कि ऐसा अलग से क्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये अलग से लिखा है मतलब कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, तो वो रीजन क्या है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए, स्क्रीन हो गई है स्वच्छ, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर हम आगे बढ़ गए हैं। अब आपसे प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है, द नंबर 34 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो नंबर 34 है उसके 2 हिस्से किए गए। ठीक है, 34 के 2 हिस्से, पहले हिस्से को हम मान लेते हैं x। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पहला हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा सर, y। ये तो हो गया y बोलना, मतलब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात होगी, पर अगर गणित के हिसाब से सोचें कि अगर पहला हिस्सा x है तो क्या मैं बोल सकता हूं दूसरा हिस्सा होगा 34 माइनस एक्स। मतलब भाई ये x भाग ले गया, बचा हुआ भाग किसके पास आएगा सर, ये 34 के पास आएगा कि भैया जो बचा है 34 माइनस एक्स वो आप रख लीजिए। तो 34 माइनस एक्स यहां पे लिखना ठीक है क्या, पहले आप मुझे बताइए। ये लॉजिक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखो यहां पे सिखाते हम। आपने कहा इस पार्ट को y बोलेंगे, ठीक है, तो इतनी जानकारी के हिसाब से x प्लस वाई कितना हो जाएगा सर, 34 के बराबर, क्योंकि ये 2 हिस्से हैं। तो हम ऐसे देखें तो हमें y की एक वैल्यू मिल सकती है 34 माइनस एक्स। क्या ये ठीक है? यस सर। अब जब y की वैल्यू 34 माइनस एक्स के बराबर है तो क्या मैं यहां पे 34 माइनस एक्स लिख के नहीं यूज कर सकता? भाई 2 वेरिएबल आते, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यहां एक ही वेरिएबल है तो कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाएंगे। आप मेरा यहां पे लॉजिक समझ पा रहे हैं? लेकिन सर अगर हमें इसको y बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाले पार्ट को 34 माइनस वाई बोल दीजिए, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये होगा, एक पार्ट होगा अगर x तो दूसरा पार्ट 34 माइनस एक्स, एक पार्ट होगा y तो दूसरा होगा 34 माइनस वाई। अब आगे की बात, सच दैट 4/7 ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 4/7 कैसे निकालोगे सर? ये तो बहुत सिंपल है, 4/7 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट का 2/5। तो सेकेंड पार्ट का यहां पे 2/5 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 34 माइनस एक्स, उसका आपने कर दिया 2/5। अब यहां पे ध्यान दें, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज है या फिर कैंसिलेबल वैल्यूज है और ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, इस तरफ भी मल्टीप्लीकेशन है, उस तरफ भी मल्टीप्लीकेशन है, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हो। और ये मैं विशेषकर क्यों बोल रहा हूं मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वालों को भी कैंसिल कर देता है, तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान दें। अब आपका इक्वेशन हो गया 2x/7 इक्वल टू 1/5 इंटू 34 माइनस एक्स। अब 34 इंटू 1 करोगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, यहां पे 34 माइनस एक्स ही आएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2 करोगे तो 10x, और यहां पे 7 इंटू 34 माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, सब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 10x इक्वल्स टू हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 34 माइनस 7x। और मैं जानबूझ के यहां पे 734 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके मुझे कैंसिल तो करना ही है, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले मल्टीप्लाई कर दूं फिर वापस डिवाइड करूं, कोई सेंस नहीं है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क समझिए। इनको मल्टीप्लाई करना स्मार्ट वर्क नहीं है, वो हार्ड वर्क है कि आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आगे कैंसिल होना है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये स्मार्ट वर्क कहलाएगा। तो यहां पे आप कह रहेंगे 10x और यहां पे माइनस हो जाएगा प्लस 7x, और इधर पे रहेगा 7 इंटू 34। अब ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 7 इंटू 34। x की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 34 अपॉन 17। अब यहां पे ध्यान देना, मैं क्यों बोल रहा था मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते आपको कम से कम 10 मिनट सोचना पड़ता कि 17 के टेबल में कहां पे आता है इनके प्रोडक्ट के बराबर वो नंबर, ठीक है। पर अभी यहां पे जब आप कैंसिल कर रहे हैं, आपको पता है 17 2 होता है 34, इतना सबको याद ही होता है कि 17 2 है 34। तो आपका जवाब तुरंत आ गया 7 और 2 यहां पे 14, 7 2 14। तो वो जो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, उसका हमें फायदा यहां मिला कि आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाए, वरना शायद हमें डिवीजन करके देखना पड़ता कि 17 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है 7 इंटू 34 का रिजल्ट। तो यहां पे आपका जवाब होगा x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू हो जाएगी कितनी सर, 34 था पूरा, तो एक पार्ट हो जाएगा 14, तो दूसरा पार्ट बचा सिंपल गणित के हिसाब से 20।
अब यहां पे देखो, जिंदगी में हमेशा कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए देखो, डी देखो, कौन सा मार्क करोगे? सर ऑप्शन ए है 20-14, ऑप्शन बी है 17-14-20। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो फर्स्ट पार्ट अगर आप बोल रहे हो कि 20 है पहला पार्ट, तो जब आप 20 का 4/7 करोगे तब, और जब आप 14 का 2/5 करोगे तब बराबर आना चाहिए, जो शायद नहीं आएगा क्योंकि आपका जवाब आ रहा है 14-20। तो यहां पे इस केस में जहां पे आप ऐसे पार्ट्स कर रहे हैं, सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, तो कृपया देख के और समझ के अपना आंसर मार्क करें। जैसे यहां पे मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 14,20। एक बार हम कंप्यूटर जी से और वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए उनका जवाब भी है 14-20। तो यहां पे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीक्वेंस क्या है। यदि सीक्वेंस में गड़बड़ा जाएंगे हम तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने ये लिखा जवाब में 14 और 20 और 14, तो ये यह क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई पहला पार्ट जो है 4/7 जिसका करना है, तो आप कह रहे हो कि 4/7 ऑफ 20 वुड बी इक्वल टू 2/5 ऑफ 14। अब ये है या नहीं ये तो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है शायद ना हो। हालांकि जब आप 4/7 ऑफ 14 करेंगे और 2/5 ऑफ 20 करेंगे तब तो पक्का आपका जवाब सेम आएगा। करके देख लो, 7 2 जा 14, 5 4 जा, तो 4 इंटू 2 इज 8, वहां पे 2 इंटू 4 इज 8, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है यहां पे सीक्वेंसिंग का, खासकर ऐसे सवालों में। चलिए, लेकिन जल्दबाजी में इंसान क्या करता है, देखा अपना भैया आंसर 14-20, 20-14 ऑप्शन है, मार्क करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो दुर्घटना से देर भली, ये सिद्धांत मैथ्स में भी लागू होता है। थोड़ा सोच समझ के अपने आंसर मार्क करें, आपको पक्का सही जवाब मिलेगा और पूरे नंबर भी मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, इफ 1 - p इज रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस 1 - p इक्वल टू 0, आपको रूट्स बताने हैं, ठीक है। यदि 1 - p इज अ रूट, ठीक है। अब रूट का मतलब क्या होता है कि सर x की वैल्यू 1 - p करने पे, रूट का मतलब होता है x की वैल्यू 1 - p रखने पे हमारा जो यहां पे इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 - p रखने पे x की वैल्यू हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जैसे भी आप कहना चाहें। तो जैसे ही आप x की जगह रखेंगे 1 - p, तो आपने रखा 1 - p का होल स्क्वायर प्लस p इंटू आपने x की जगह रखा 1 - p प्लस 1 - p इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन p के फॉर्म में आ गई, तो सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। 1 - p का होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p, ये कहां से आया सर? a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज 1, p स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर माइनस 2p, और यहां पे प्लस, यहां पे हो जाएगा प्लस p और ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। ये कहां से आया सर? p और इंटू 1 करेंगे तो प्लस p, और p इंटू माइनस p करेंगे तो माइनस p स्क्वायर। आगे है +1 और माइनस p इक्वल टू 0। अब जो जो चीज यहां पे कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करते जाइए। p स्क्वायर कैंसिल, प्लस p माइनस p भी हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास कुल मिला के बचेगा, यहां पे क्या बचेगा सर? ये 1 और ये 1 ऐड होके हो जाएंगे 2, और ये माइनस 2p बच रहा है तो वो भी हम मेंशन कर देते हैं, और बचेगा यहां पे 0। 2 इक्वल टू 2p हो जाएगा भाई, किस हिसाब से? माइनस 2p साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव 2/2 हो जाएगा यहां पे, जो कि है p के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, आपके जवाब में आएगा p की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। कितनी? p की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है सर। लेकिन ये तो पावर 2 वाला है, पावर 2 मतलब 2 रूट्स होने चाहिए। अरे तो भैया एक तो आपने निकाला p की वैल्यू 1, ठीक है, दूसरा रूट कहां से निकालोगे सर? दूसरा रूट यहीं से निकालेंगे, 1 - p मतलब 1 - 1 करना पड़ेगा। तो ये जो रूट होगा ये कहां से आएगा भाई? 1 - 1 अर्थात 0। एक रूट तो ये आ गया, क्या? 1 - 1 दैट इज 0। तो अब ऑप्शन ए और सी में से कोई एक आंसर सही है। अब देखो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, वो हमने जो p की वैल्यू निकाली वो भी रूट नहीं निकाला हमने, ठीक है, ध्यान रखना, वो हमने केवल p की वैल्यू निकाली जो कि इक्वेशन में हम रख सकते हैं। उसके अलावा अभी हम यहां से निकाल रहे हैं 1 - p से एक रूट। दूसरा कहां से निकालोगे? p की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो। जैसे ही आप p की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस x, 1 - 1 हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। आप लेंगे x कॉमन तो x + 1 हो गया,
दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आ रहा है, कब आता है सर? या तो x हो शून्य के बराबर या तो x+1 हो शून्य के बराबर। x शून्य के बराबर हमने पहले ही बता दिया भाई, रूट है। दूसरा रूट कहां से निकलेगा? तो भाई x+1 इक्वल टू है शून्य के बराबर। यहां से निकालेंगे हम दूसरा रूट जो कहता है कि भाई x हो जाएगा -1 के बराबर। तो ध्यान रखना, बहुत बार आप जल्दी में रहते हैं तो क्या करते हैं सर, p की वैल्यू 1 देखी, एक रूट आ गया शून्य, दूसरा आ गया 1, तो इसको मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पर वहां पे हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो एक्चुअली x की वैल्यू आ रही है -1, तो ऑप्शन सी आपको भ्रमित कर सकता है और आपको गलत उत्तर की ओर ले जा सकता है। तो विशेष ध्यान रखें सॉल्व करते समय, ये p की वैल्यू आपका अंतिम उत्तर नहीं है। आपका अंतिम उत्तर है जब आप दो रूट्स निकालेंगे, और पहला रूट आएगा इस जानकारी से कि 1 - p करना इज अ रूट। तो 1 - p की जो वैल्यू है वो आपका एक रूट है जो हमने निकाला शून्य के रूप में। दूसरा रूट निकाला हमने p की वैल्यू इक्वेशन के अंदर रख के और उसको सॉल्व करके, जो कि आया -1। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। लेकिन हम हर बार की तरह एक बार कंप्यूटर जी से और सलाह ले लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, तो मतलब हमने इक्वेशंस को सही सॉल्व किया है। कंफ्यूजिंग पार्ट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट पार्ट कहां आता है? जब आप p की वैल्यू प्राप्त करते हैं, जो कि हमने अभी किया था, ठीक है, कि p की वैल्यू प्राप्त करते ही आपने फटाफट आंसर लिख दिया 0 और 1, तो ये गलती ना करें, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे फिर से क्लियर और मूव करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जो क्या बोल रहे हैं आपसे कि x की पावर 31 प्लस 31 को डिवाइड किया जा रहा है। किससे डिवाइड किया जा रहा है? x+1 से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। डिवीजन कीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, मैथ्स कीजिए, हमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखने में सवाल बहुत जटिल है, क्योंकि सर x की पावर 31 है और x से डिवाइड करना है। डिवाइड करते 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 हम कहां से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, इतना लंबा जाएगा डिवीजन। भैया क्या उसमें लिखा है लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर निकालो? नहीं सर। तो क्यों करेंगे लॉन्ग डिवीजन? पर सर रिमाइंडर निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे प्रभु, कक्षा 9वीं चैप्टर क्रमांक 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसमें आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जो आपको बताती है कि भाई व्यक्ति को मारने के लिए हर बार तोप नहीं चलानी पड़ती है, कभी कभी सुई से भी इंसान को मारा जा सकता है। मतलब काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक है रिमाइंडर थ्योरम, जो कहती है कि आपको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा वो पता लगाने के लिए असल डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हैं क्या बात कर रहे हो, बिना असल डिवीजन के रिमाइंडर कैसे कैसे? अरे भैया यहां से निकालो आप x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अच्छा, यहां से x की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि भैया जिससे डिवाइड करना है उससे भी तो काम करवाओ, उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए। तो उसका यूज सिर्फ इतना होता है कि यही जनाब बताते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी। और आप कैसे निकालते हो x की वैल्यू? उसे शून्य के बराबर रख के। तो आपने रखा शून्य के बराबर, x की वैल्यू मिली -1। अब ये जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इसे रिप्लेस किया जाएगा हमारे असल पॉलिनोमियल में जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे थे, जिसको हम अक्सर लिखते हैं p ऑफ x। तो यहां पे आप निकाल रहे हैं p ऑफ -1, ठीक है। अब यहां पे जो भी इसकी वैल्यू होगी वही आपका रिमाइंडर होगा। -1 की पावर है 31। सर जब भी आप -1 की पावर अब आप चेक करेंगे यदि रफ वर्क में, तो भाई -1 की पावर 1 मतलब -1, -1 की पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, बिकॉज -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। -1 की पावर 3 मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जवाब आएगा -1। कहने की बात, समझने की बात कि भैया -1 की जब पावर ऑड रहती है तो जवाब क्या आता है? -1 आता है, और जब इवन रहती है तो जवाब क्या आता है? +1 आता है। यहां पे क्योंकि ऑड पावर है इसलिए आया -1, हमने उसमें ऐड कर दिया 31, प्लस माइनस हो गया माइनस, सॉल्व करने पे आपका जवाब आया 30। कितना? 30, जिसको आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी के रूप में। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या आपने एक्चुअल डिवीजन किया? नहीं सर, हमने तो केवल रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके जो बहुत बड़ा सा हाथी था उसे एक छोटी सी चींटी के द्वारा ही खत्म कर दिया।
भाई सवाल इतना बड़ा था, डिवीजन करने के लिए कौन करेगा। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमने आसानी से सवाल का जवाब पता लगा लिया। लेकिन हम एक बार हमेशा बड़ों का आदर करते हुए कंप्यूटर जी से भी वेरीफाई करेंगे। देखिए उनका जवाब भी आया ऑप्शन सी 30, मतलब यह सवाल हमने संपूर्ण तरीके से सही सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे क्लियर, आर मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 7 है आपका यहां पे कि यदि f ऑफ x है 2x³ माइनस 3x प्लस 4, आपको बतानी है f ऑफ x और f ऑफ माइनस x की वैल्यू। f ऑफ x से आपका क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं, पहले हम इस पे जरा ध्यान डालते हैं। सर इसका मतलब होता है, ये होता है हमारे फंक्शन को या फिर हमारे पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का तरीका कि भैया यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, उसकी चर्चा की जा रही है और जो वैल्यू x की हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, वही हम यहां पे भी करते हैं। मतलब यदि हम यहां रख देंगे x की वैल्यू 1 तो यहां पे भी x की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाएगा। यदि आप रखेंगे x की वैल्यू 4 तो यहां भी हो जाएगा 4 और ये पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाएगा। यदि हमने रखा x की जगह माइनस x तो जहां जहां पे x है वहां पे अब माइनस x कर देगा उसको रिप्लेस। तो यहां पे था x³ उसकी जगह आ जाएगा माइनस x का क्यूब। यहां पे था -3 इंटू x तो x की जगह आ जाएगा -x। 4 के साथ कोई x नहीं है तो 4 के साथ यहां भी कोई -x नहीं जुड़ेगा। तो f ऑफ -x कुल मिला के हो जाएगा यहां पे -x का क्यूब करना, मतलब -x को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -x जब एक बार करोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव x, उसमें एक और बार -x मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा नेगेटिव, तो -2x³। ठीक है, क्या हो जाएगा -2x³ प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा आपका f ऑफ -x। अब इन दोनों को आपको करना है ऐड, तो चलिए ऐड कीजिए। दोनों को ऐड करने का तात्पर्य है भाई जब LHS में ऐड किया जाएगा फिर RHS में ऐड किया जाएगा। अब आप कर रहे हैं दोनों को ऐड, तो ये हो गया देखिए 2x³ माइनस 3x प्लस 4, ये हो गया f ऑफ x। दूसरा वाले पार्ट में है जब आप ऐड कर रहे हैं तो प्लस, लेकिन क्योंकि प्लस में जब आप करते हैं तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होता, इसलिए ओरिजिनल साइन ही मैं वापस लिख रहा हूं कि -2x³ प्लस 3x प्लस 4। अब ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो भैया कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। 2x³ और -2x³ दोनों है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहां पे हमने कर दिया कैंसिलेशन। -3x प्लस 3x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो भी होगा कैंसिल। कुल मिला के जोड़ घटा के 4 और 4 बचे, दोनों पॉजिटिव हैं, जिन्हें जोड़ने पे हमारा जवाब आएगा 8। क्या आएगा हमारा जवाब 8, जो कि यहां पे ऑप्शन डी में हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या किया हमने केवल बेसिक सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके इस पूरे सवाल को अप्रोच किया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बल्कि अक्सर क्या होता है कई बार व्यक्ति ऐसे टर्म्स को देख के घबरा जाता है, अरे ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है। f ऑफ x दिया हुआ था, f ऑफ x माइनस x आपने निकाल लिया, सॉल्व करके ऐड करके अपना आंसर 8 मार्क कर दिया। लेकिन भाई जिंदगी में हमेशा आपको सही गलत की परख होना चाहिए, तो यहां पे सही गलत की परख है ऑप्शन डी, जो कि हमारा भी आ रहा है। मतलब हमारी अप्रोच सही थी, सवाल सही सॉल्व किया है हमने, तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को आसानी से क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोल रहा है आपसे कि a एंड b यहां पे आर टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, ऑफ x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू। अब भाई लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए पहले a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब a और b की वैल्यू कौन बताएगा, तो सर यहां पे a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें यह हिंट दिया है कि जो जीरोस हैं वो इसके हैं। ठीक है, जीरोस और इक्वेशन के बीच में हमें कुछ कनेक्शन सिखाया गया है कक्षा 10वीं में, जिसका नाम है सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है -b/a, और प्रोडक्ट जो कि होता है c/a। अब देखिए डूबते को तिनके का सहारा आपने सुना होगा, वैसे यहां पे जब कुछ नहीं है करने को तो भाई यही करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। चलिए, सम का मतलब है दोनों रूट्स को आप जोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज a प्लस b
वुड बी इक्वल टू यहां पे हो जाएगा -a/1। यहां ध्यान दीजिएगा, -b मतलब यहां पे x का कोएफिशिएंट और a मतलब यहां पे x² का कोएफिशिएंट। अब भाई अगर वहां पे x का कोएफिशिएंट a है तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है, जो कोएफिशिएंट था हमने वही लिखा है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो a इंटू बी करने पे आपको मिलेगा c दैट इज कांस्टेंट पार्ट जो कि यहां पे है b, और a दैट इज x² का कोएफिशिएंट दैट इज 1। ठीक है, तो यहां पे जब आप -b/a और c/a लिखते हैं तो आपका मतलब वहां पे a b c नहीं होता है, वो पोजीशन है। c मतलब कांस्टेंट पोजीशन, a मतलब x² का कोएफिशिएंट और b मतलब x का कोएफिशिएंट। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहां से आपको मिला कि भैया a ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -a। एक जानकारी यहां पे आपने देखा कि भाई a इंटू बी करने पे b के बराबर आ रहा है, b से b कैंसल तो a की वैल्यू हो गई 1 के बराबर, क्योंकि सब कुछ कैंसल हो कुछ बचा ही नहीं, तो a की वैल्यू 1। अब जो a की वैल्यू 1 है वो तो यहां भी लागू होगी, तो यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस b हो जाएगा -1 के बराबर। जहां जहां पे a था वहां मैंने 1 से रिप्लेस किया है, बस b यहीं रहेगा। तो ये जो a है वो उस तरफ जाएगा और एडिशन का बन जाएगा सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव साइन, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि ये हमारी इक्वेशंस में पुट किए जाएंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। जहां जहां पे a दिख रहा है वहां पे हम 1 रखेंगे, जहां पे b दिख रहा है वहां पे हम -2 रखेंगे। चलिए, तो यहां पे हम करते हैं पहले इतने पार्ट को क्लियर। a और b की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 आपने रखा उन्हें इक्वेशन में, तो भाई x² प्लस 1x दैट इज x हो जाएगा। 1 इंटू a करोगे तो 1 इंटू x करोगे तो यहां पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। अब आपको पूछा है लीस्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी, लीस्ट वैल्यू कब मिलेगी। अच्छा, लीस्ट वैल्यू मिलती कब है, यह हम आपको इसी चैप्टर के जब हम पीवाईक्यू कर रहे थे तब सिखा रहे थे कि भाई लीस्ट वैल्यू मिलती है। लीस्ट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको सिर्फ अभी सीखना है। ये आता कैसे, ये आप कक्षा 11वीं 12वीं में सीखेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू का अभी के लिए फॉर्मूला ये है, क्योंकि भाई x इज इक्वल्स टू -b/2a। जब आप यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रखते हैं तब आपको उस पूरे पॉलिनोमियल की लीस्ट वैल्यू मिलती है। फिर से -b/2a मतलब पोजीशन, जहां पे माइनस यहां पे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे हो जाएगा 2a मतलब ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जब आप वो भी करते हैं सम और प्रोडक्ट तो वहां पे भी b और a नहीं होता है, बेसिकली वो पोजीशन की बात करता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो भी बैठा होगा, ठीक है। तो भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ x², यहां पे दोनों ही कोएफिशिएंट 1 1 है तो आप रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 इंटू 1 दैट इज 2। ये जो आपको x की वैल्यू मिली है -1/2, ये जो आपको x की वैल्यू मिली है, इसको जब आप अपने पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x, जिसको हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें रखेंगे तब आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तब आपको क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। रखिए p x की जगह -1/2, तो भाई जैसे आपने रखा -1/2, ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा -1/2 और साथ में हो जाएगा यहां पे -2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है, -1/2 और यहां हो जाएगा -2। क्या करेंगे हम सर? एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब का एलसीएम आएगा 4, तो यहां इंटू 2, यहां इंटू 4, ये अपॉन 1 है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 1 - 2 -8 एंड होल डिवाइड बाय 4, ठीक है। आप इसको और सॉल्व करेंगे 1 - 10 डिवाइड बाय 4, क्योंकि -2 और -8 जुड़ जाएंगे, आपका जवाब आएगा -9/4। क्या आएगा आपका जवाब? -9/4, जो कि है ऑप्शन डी। फिर से पूरा सिलसिला समझते हैं। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिए थे, उसके दो रूट्स दिए थे a और b।
अब इक्वेशन का यूज करके और रूट्स के बारे में जो जानकारी दी गई थी और रूट्स और इक्वेशन के बीच में जो हमें कनेक्शन सिखाया गया है, सम और प्रोडक्ट, उनका यूज करके हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। ये ए और बी क्या थे? ये इस पूरी इक्वेशन में कुछ वैल्यूज थी, कुछ कोएफिशिएंट थे जिनके बिना इक्वेशन को सॉल्व करना असंभव था। आपने उनको रखा तो आपको मिला आपका पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की आपको निकालनी थी लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें सबसे आसान, जो कि आपको सबसे इजी पड़ता है, वो हमने यहाँ पे आपको कवर करवाया है। हालांकि मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि लीस्ट वैल्यू निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया है, क्योंकि ये बेसिकली आप सीखते हैं कक्षा 11वीं 12वीं में डिफरेंशिएशन में। पर अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको एक्स की वैल्यू बतानी होती है। जब आप x की वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तब आपको लीस्ट वैल्यू मिलती है। तो प्रोसेस इस प्रकार है, पहले लीस्ट वैल्यू किस जगह पे होगी वो जगह पता लगाओ, उस जगह को आप पुट करो पॉलिनोमियल में और लीस्ट वैल्यू निकाल के लाओ। एज सिंपल एज दैट। लीस्ट वैल्यू निकालने की जगह कैसे पता लगाते हैं? तो सर फॉर्मूला है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको सामान्य भाषा में -b/2a कहा जाता है। और मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं इस तरीके से बोलने पे क्योंकि अक्सर इंसान गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी ये बोलेंगे सर b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, वो रखिए। मेरा यहाँ पे b और a लिखने का तात्पर्य ये a और b की वैल्यूज नहीं है। मेरा यहाँ पे b और a लिखने का तात्पर्य है कोएफिशिएंट्स, किसके? x के और x स्क्वायर के, जिन्हें हम जनरली a और b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो आपने कोएफिशिएंट्स को रखा, x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी वो निकाली, और वही आपका जवाब था मिनिमम वैल्यू, दैट इज -9/4। लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, हमारे हर बार के ट्रेडिशन की तरह क्या करेंगे, हम आंसर को वेरीफाई करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन डी कंप्यूटर जी द्वारा सही मार्क किया गया है, तो उसको हम अपने जवाब के रूप में मार्क करके स्क्रीन को साफ करके मूव करेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहा है कि आपको बतानी है वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इस सवाल को देख के तो मेरे मन में पहला विचार यही है कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे उठा के आपको एमसीक्यू के रूप में प्रकट कर दिया गया है, और शायद ही आपको पेपर में इससे आसान कोई सवाल मिले। चलिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? कक्षा 10वीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर क्रमांक 2 या 3 कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो था हमारा, वहां पे हम इन पढ़ते हैं कंडीशंस को, जो कहता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, शुड बी इक्वल टू b1/b2 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड इट शुड बी इक्वल टू c1/c2। चलिए निकालिए पहली इक्वेशन से क्या होगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x तो k-1, दूसरी इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ x तो k+1, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे आएंगे -1, क्योंकि भाई देखो y के आगे -1 है और आप हमेशा नेगेटिव साइन को साथ में लेके चलते। यहां पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 - k है। हालांकि आगे एक 1 लगा है, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू c1 दैट इज -5। अब ये कहां से आया सर, 5 तो पॉजिटिव है भाई, वो उस तरफ है। c1 की वैल्यू कब कंसिडर की जाती है, जब वो इस तरफ हो, मतलब एक साइड हो सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वहां पे केवल 0 होना चाहिए। तो वो +5 जब इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। वैसे यहां पे भी -3k+1 होना चाहिए। माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा कैंसिल, ये वाला माइनस जब इससे एडजस्ट करोगे तो ये माइनस साइन नीचे आएगा, दोनों को बना देगा उल्टे साइन का, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ सकती है k-1/k+1 इज इक्वल टू 1/k-1। ये कैसे हुआ भाई, फिर से माइनस साइन ऊपर से नीचे आया, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे चलते रहता है, तो जो -k था वो बन जाएगा पॉजिटिव, जो 1 था वो बन जाएगा नेगेटिव। या फिर आप अगर इस तरफ जाना चाहें तो 1/k-1, फिर से वही जो हमने इस तरफ किया था, इज इक्वल टू 5/3k+1। दोनों में से कोई भी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, अपना आंसर प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए। अब अगर यहां पे आप देखें तो आपको मिलेगा k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद के रिजल्ट इस तरफ, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3k
+1 तो केवल 3k + 1 बचेगा और यहाँ पे 5 इंटू k - 1 हो जाएगा। अभी मैं दोनों साइड्स क्यों कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूं कि यहां पे अगर आप देखेंगे आपको मिल गया k - 1 का स्क्वायर, पावर हो गई है स्क्वायर में, तो सॉल्व करने में कठिनाई आएगी, k की वैल्यू निकालने में समय लगेगा। यहां पे सब एक ही लेवल पे है, लीनियर इक्वेशन दोनों साइड पे है, तो सॉल्व करना आसान है। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा इवैल्यूएट करें कि कौन से पक्ष को ले रहे हैं। हर बार क्या करता है व्यक्ति कई बार कि पहले दोनों को लेकर ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें समय ज्यादा व्यतीत हो जाता है, परंतु यहां पे आप देखेंगे तो समय आपका कम लगेगा। मतलब अगर मैं ये तो आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, पर जब आप सॉल्व करेंगे आपको कम टाइम लगेगा। तो यहां पे आप लेंगे 3k + 1 = 5k - 5। आगे सॉल्व करेंगे आप इसको, इस तरफ वाले को आप इग्नोर करते हुए यहां पे फोकस करेंगे तो 3k इस तरफ जाएगा, 5 इस तरफ आएगा, तो 1 + 5 हो जाएगा। -5 साइड चेंज किया तो पॉजिटिव, और ये 5k इस तरफ ही रहेगा जहां पे था, 3k साइड चेंज करके आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 = हो जाएगा 2k, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। k की वैल्यू 6/2, दैट इज k की वैल्यू 3 हो जाएगी आपके k की वैल्यू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कितनी है k की वैल्यू? तो भाई k की वैल्यू है 3। इसको आप यहां पे अपने जवाब के रूप में ऑप्शन सी में देख सकते हैं, तो इसको आप करेंगे मार्क और एक बार कंप्यूटर जी से कराएंगे वेरीफाई। उनका जवाब भी आया ऑप्शन सी, दैट इज k = 3। तो यहां पे ये सवाल हो जाता है हमारा आसानी से सॉल्व। एनसीईआरटी बेस्ड कह सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, लेकिन एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक सॉल्व करें। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में हमने देखा अरे ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम गलती कर जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। वही जो हर बार कहा जाता है, दुर्घटना से देर भली, भले 5 सेकंड ज्यादा लें लेकिन सही सवाल सॉल्व करें। चलिए सवाल नंबर 10। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k। अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के, और साथ में आपको दिया गया है भाई एक और कनेक्शन की α² + β² + अल्फा बीटा = 8/3। आपको क्या बताना है? आपको बतानी है k की वैल्यू। अब कैसे पता लगेगी k की वैल्यू? तो भाई जितने हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो हमें सीधे सीधे सिखाया गया है रूट्स और पॉलिनोमियल के बीच का कनेक्शन, जो कहता है कि भाई रूट्स का सम होता है -b/a के बराबर। रूट का सम क्या होता है? -b/a के बराबर, और उनका प्रोडक्ट होता है c/a के बराबर, ठीक है। जहां पे b मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, a मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट, c मतलब होता है कांस्टेंट पार्ट। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको यहां पे ऐसे याद नहीं करना है, -b/, कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, ठीक है। चलिए सम का मतलब क्या हो गया सर? अल्फा प्लस बीटा करने पे हमें मिलना चाहिए -b मतलब -6/3, ठीक है। प्रोडक्ट करने पे मतलब मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए अल्फा बीटा = कितना? k/3। क्या ये बात से आप मेरी सहमत हैं कि भाई सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -6/3, जिसको सॉल्व करके हम इन दी एंड -2 के रूप में सॉल्व करेंगे, पर फिलहाल के लिए -6/3 था और अल्फा इंटू बीटा आया k/3। अब आपको जो दिया गया है कनेक्शन वहां पे है α² और β², तो पहले α² β² तक पहुंचिए, उनकी वैल्यू निकालिए, तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो वो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर करेंगे तभी तो α² + β² आएगा, = -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपको क्या मिला कि भाई α² दैट इज a² + b² + 2ab दैट इज 2α बीटा = 4। क्या ये बात ठीक है? यस सर। अब यहां पे आप चाहें तो α² + β², और ये जो 2α बीटा इसे आप अलग अलग कर सकते हैं, तो अल्फा बीटा + अल्फा बीटा = 4। क्या ये बात सही है? क्या किया मैंने? 2α बीटा को अलग कर दिया, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। अब यहां पे मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा या फिर केंद्रित करना चाहूंगा इस हिस्से पे, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में दी गई है कि α² + β² + अल्फा बीटा है 8/3। अब जब वैल्यू पता है तो भाई रख देते हैं, क्या समस्या, हमारा तो फायदा ही होगा।
तो यहां आ जाएगा 8/3, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, k/3, तो ये भी हो जाएगा k/3, तो 8/3 इस तरफ, k/3 इस तरफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा जवाब आसानी से मिल जाना चाहिए। तो ये दोनों मिला के हैं 4 के बराबर, जैसा कि हमने यहां पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पे इनको ऐड कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 8 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे जवाब हो जाएगा 8 + k होल डिवाइड बाय 3 और इक्वल टू हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप तो 8 + k हो जाएगा 4 3 12 के बराबर। तो k की वैल्यू हो जाएगी 12 - 8, दैट इज k की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या आपको यह समझ में आया? क्या किया हमने सॉल्व करके केवल अपने इक्वेशन को k की वैल्यू निकाली। इंपॉर्टेंट पार्ट कहां था, कैसे आपने गिवन जानकारी को यूज किया। तो पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, सम और प्रोडक्ट वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपने अपने प्रश्न को पूरी तरीके से समाप्त किया। यहां पे मेन इंपॉर्टेंट बात कहां पे आपको किस जानकारी को यूज करना है, वरना कई बार व्यक्ति क्या सोचता है भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहां यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमने कई बार व्यक्ति यहां पे कंफ्यूज हो जाता है, तो हमने क्या किया, इस 2 अल्फा बीटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। भाई एक इनके पास आ गया जो कि हमें वैल्यू दे गया, दूसरा वाले पार्ट से हमने k की वैल्यू निकाली जो कि यहां पे आ रही है 4। तो ऑप्शन डी दैट इज 4 को हम यहां पे अपने उत्तर के रूप में मार्क कर सकते हैं और एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करा के अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन डी, तो मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। यह हमारे लिए होता है आगे बढ़ने का सिग्नल। अब हम मूव करेंगे सवाल नंबर 1 और 11 की ओर। अच्छा सवाल, x² - 5x + 1 = 0 है। क्या बोला गया आपसे कि x² - 5x + 1 = 0 है। तो आपको बताना है x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए, x² - 5x + 1। अब यहां से यदि मैं या तो x की वैल्यू निकाल पाऊं तो मेरा काम हो पाएगा, या फिर कुछ कनेक्शन निकाल पाऊं। और जैसे ही मैं ऐसे कुछ सवाल को देखता हूं तो मेरे दिमाग में पहली चीज जो आती है वो आती है ये कि x + 1/x का कुछ कनेक्शन है क्या यहां पे। और अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती है तो शायद मैं 5th पावर तक पहुंच पाऊंगा। तो यहां पे अब मेरी पूरी मेहनत लगेगी कि किसी तरीके से मैं x + 1/x तक पहुंच पाऊं, उसके बाद मेरा काम शायद आसान हो जाए। चलिए, अब x + 1/x कैसे आएगा, तो सर x² - x² + 1 वुड बी इक्वल टू 5x। क्या ये बात ठीक है? यस सर। अब ये जो x यहां डिवीजन में है इसको क्या मैं साइड चेंज करके इस तरफ ले आऊं, तो जो मल्टीप्लीकेशन में माफ कीजिएगा, तो जब साइड चेंज करके वो इस तरफ आएगा तो कुछ यूं दिखेगा, और जब हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे तो हमें मिलेगा x² + 1/x = 5। कैंसल करने पे x + 1/x = 5। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यदि x + 1/x आ जाएगा तो उसकी पावर 5 निकालना फिर भी हमारे लिए पॉसिबल है। अब इतना पार्ट इंपॉर्टेंट था, अब ये आ गया, तो यहां से अब पहुंचना है आपको पावर 5 पे। पावर 5 के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है जो हमने पढ़ा हो, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि 5 बनता है 2 से और 3 से। तो यदि मेरे पास x⁻² और x⁻³ आ जाए तो शायद मेरा काम बन जाए। आप सोच पा रहे हो कहां से कहां पहुंचना है, तो किस तरीके से x + 1/x के थ्रू आप x⁻5 तक पहुंच सकते हैं। तो आपने पावर 5 को ब्रेक करना है 2 और 3 के रूप में, मतलब कहीं से आपको x + 1/x का होल स्क्वायर या फिर x² + 1/x² लेके आना है, और कहीं से आपको x³ + 1/x³ लेके आना है। उन दोनों के बीच कुछ साठगांठ होगी, तब जाके x⁻5 पे पहुंच पाएंगे। ये हमारा पूरा रोड मैप है। ठीक है, और अगर आपके पास इतनी जानकारी है जितनी हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, तब तो x + 1/x से वो दो वैल्यू जो मैंने लिखी है ऊपर वो निकालना कोई कठिनाई नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे कोई आपसे पूछ ले x² + 1/x² कितना होगा, तो आप क्या करोगे भाई, x + 1/x का होल स्क्वायर कर दोगे। एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, सॉल्व करने पे 25 के बराबर।
चलिए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 25। सॉल्व करने पे फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 माइनस 2 दैट इज 23। क्या आपको यह समझ में आया? तो x प्लस 1/x से हम पहुंच गए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे। अब हम यहीं से पहुंचेंगे x³ प्लस 1/x³ पे, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम अपने जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब सर? a³ प्लस b³ एंड 3ab दैट इज 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस b। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके 5 का क्यूब हम लिख देते हैं इक्वल टू कितना होगा, 125 होगा, जिसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल क्योंकि जगह वहां पे कम है। चलिए, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, यहां पे तो x और x कैंसिल, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, तो हो जाएगी 3 इंटू 5 इक्वल टू 125। ठीक है, थोड़ा अगर आपको लग रहा है हम तेज चल रहे हैं तो थोड़ा दोबारा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a प्लस b, a यहाँ पे x और x कैंसिल, ये x प्लस 1/x जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू पहले से मुझे 5 के बराबर पता है, तो मैंने सिर्फ उसको रिप्लेस किया और कुछ नया नहीं किया है। तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 125 में से माइनस किया 5 और 3 मतलब 15, तो जवाब हो जाएगा 110। जवाब कितना हो जाएगा, 110। तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आपको मिल गया x³ प्लस 1/x³। अब इन दोनों की मदद से हम पहुंचेंगे x⁵ प्लस 1/x⁵ पे। वो अब देखिए कैसे पहुंचेंगे हम, तो मैं यहां पे चीजें इरेज कर देता हूं क्योंकि ये अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो मेन वैल्यूज है केवल उन्हीं को रख के बाकी हम सवाल की ओर अग्रसर होंगे। तो एक वैल्यू यहां से मुझे ये मिली है कि x प्लस 1/x है हमारा 5 के बराबर। ठीक है, ये बहुत काम की है, ये आगे भी काम आएगी जब हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक यहां से मिली है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, उसको मैं यहां लिख देता हूं। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, एक वैल्यू ये मिली है। और तीसरी वैल्यू जो हमें यहां से मिली है वो है x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 110। इन तीनों वैल्यूज का यूज करके हम अपने सवाल के जवाब तक पहुंचेंगे। ये हो सकता है ऐसा सवाल आप पहली बार देख रहे हो कि भैया सर ये तो कभी देखा ही नहीं, इसलिए हम लोग एकदम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं इसको। और इसके बाद जब भी आप ऐसा कोई सवाल सॉल्व करेंगे आप कहीं नहीं अटकेंगे, इसकी गारंटी आपके पास है ही। चलिए, तो अब यहां पे थे हम x² प्लस 1/x², इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x³ प्लस 1/x³ को। और मल्टीप्लाई करने का मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल सरल सुंदर है कि भैया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, उस नियम के तहत हम x⁵ तक तो पहुंच पाएंगे। और ये हो जाएगा 23 इंटू 110। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा सर? पहले वाले को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू x³ होगा, पहले वाले को इसके दूसरे पार्ट से करेंगे तो x² इंटू 1/x³ होगा, यहां पे करेंगे पहले पार्ट को तो प्लस 1/x² इंटू x³ होगा, और साथ में हो जाएगा 1/x² इंटू 1/x³। तो इस तरह के हर सवाल को ऐसे ही अप्रोच किया जाएगा, 23 इंटू 110। ठीक है, अभी वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका कुछ रीजन हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। चलिए, ये हो जाएगा जब बेस सेम हो तो पावर ऐड, तो 2 और 3 मिला के 5, यहां पे x² x³ कैंसिल तो केवल एक नीचे x बचेगा, यहां पे प्लस x² और x³ में कैंसिल होकर केवल एक x बचेगा। और लास्ट वाले में फिर से अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो न्यूमरेटर तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x² और x³ मल्टीप्लाई होंगे और फिर से वही नियम, बेस सेम तो पावर ऐड, 2 और 3 मिला के हो जाएंगे 5। चलिए इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर ही दें तो 23 कितना हो जाएगा, और ये 23 तो ये जाएगा 2530, कितना 2530। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों भैया? अभी देखो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा है, हमें केवल x⁵ प्लस 1/x⁵ चाहिए। तो x⁵ प्लस 1/x⁵, साथ में यहां पे मैं एक ब्रैकेट में अलग से लिख रहा हूं x प्लस 1/x, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे।
कितनी है इसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू है 5। तो कुल मिला के कहानी कहां आके समाप्त हो रही है? तो भाई कहानी यहां आके समाप्त हो रही है कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 है, प्लस है 5 जो कि उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो आपका जवाब होगा 2530 माइनस 5, दैट इज 2525 एज योर आंसर। 25 मतलब ऑप्शन डी। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। अब देखना यहां पे सवाल की अप्रोच कहां से आपको सीखनी है कि x पावर 5 लाने का तरीका क्या है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब निकालो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब भी आप आज से या इस सवाल को देखने के बाद से जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां आपको x की पावर 5 निकालनी है और 1/x पावर 5 निकालनी है, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? हम इस तरीके से सवाल को अप्रोच करेंगे। क्या किया? पहले हमने इक्वेशन से x और 1/x की वैल्यू निकाली, x प्लस 1/x की, वहां से फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद वहीं पे ही स्टार्टिंग पॉइंट से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला, उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके अपना आंसर निकाला फाइनल, दैट इज 2525। ऐसे ही अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं। x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 हो तो क्या करेंगे, पावर 6 हो तो क्या करेंगे, पावर 9 हो तो क्या करेंगे। इसको आप एक्सप्लोर करने का प्रयास करें। आपको आपका जवाब यदि मिलता है तो मुझे जरूर बताएं किस तरीके से आपने सवाल को अप्रोच किया और कितनी पावर तक आप ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं, ये आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे। ठीक है, चलिए एक बार लेकिन हम सवाल खत्म करने से पहले क्या करेंगे, बिल्कुल कंप्यूटर जी से एक बार सलाह मशवरा। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, तो मतलब हमने इस सवाल को सही अप्रोच किया था। और यह सीखने वाली बात क्या थी, किस तरीके से जीवन में अप्रोच करना है सवाल को, खासकर जब ऐसी पावर हो जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा ही ना हो। क्या किया था हमने, आपको एक बार सिखा दिया है, एक बार इसको दोबारा रिवाइंड कर लें आपको चाहिए तो, और हम स्क्रीन करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहां पे कि इफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 3 माइनस एक्स, तो आपको x की वैल्यूज बतानी है। अब प्रथम दृष्टया जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको इस सवाल को देख के लगेगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर स्क्वायर्स हैं, तो सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगी। परंतु किंतु यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बेसिकली होगा क्या, ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। किसी का स्क्वायर करना और किसी का रूट करना और अपोजिट फंक्शंस, मतलब उल्टे चलते, वो पूरब है तो वो पश्चिम है, कुछ इस प्रकार, तो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो कुल मिला के बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला साइड तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ही रहेगा। इस तरफ हम ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं हम कितना उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो x इंटू 3 हो जाएगा 3x, माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहां पे 2 3 जा 6, प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो x इंटू 3 3x, प्लस 2 इंटू 3 देखो 6 लिख दिया। उसके बाद फिर x इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स हो गया माइनस 2x। अब आप क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, माइनस एक्स स्क्वायर था वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 3x प्लस 2x और यहां पे हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x और 2x हो जाएगा प्लस माइनस करने पे माइनस 2x और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इन सब में से 2 कॉमन लेके आपकी फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पूरा सिंप्लीफाई करने के पास हमारे पास एंड रिजल्ट बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हुए हम x की वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आपको 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें जोड़ने या घटाने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आए। ऐसे नंबर्स कुछ इस प्रकार होंगे, यदि आप 6 के फैक्टर्स चेक करें तो -3x प्लस 2x, इन्हें
आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -6, क्योंकि -3 इंटू 2 करोगे तो मिलेगा -6। और जब आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो x बचेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इसी को हम अगर आगे कंटिन्यू करें तो पहले दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा x -3। दूसरे दोनों में से +2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट में से x -3 आया कॉमन, अंदर बचेगा x +2 और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 0 के बराबर। तो आपके x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, ऐसा तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर हो। तो दोनों में से कौन सा 0 के बराबर है वो हम गेस नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन है x -3 इक्वल टू 0, दूसरा x +2 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगी x की वैल्यू 3, यहां से मिलेगी x की वैल्यू -2। आपके दो आंसर, एक -2 दूसरा 3, जो कि हमें ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए ऑप्शन सी तो हमने यहां पे कर दिया मार्क, लेकिन क्या अकेले हमारे मार्क करने से कुछ हो जाएगा? नहीं सर, हर बार की तरह जो हमारी रिवायत है कंप्यूटर जी से एक बार कंफर्म करने की, हम वही करेंगे। फिलहाल कंप्यूटर जी का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन सी, तो मतलब हम इस सवाल को यहां पे समाप्त करते हुए, स्क्रीन को क्लियर करते हुए मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपसे? द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4 = 0 इज। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा? क्या वो रियल होंगे, क्या वो इमेजिनरी होंगे, क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे, क्या वो इक्वल होंगे या फिर सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा? ये सब डिसाइड करता है कौन? डी की वैल्यू। और डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि किस तरीके से निकाला जाता है? तो सर ये जो डी की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की, ये होती है b² - 4ac से प्राप्त। और यदि ये वैल्यू 0 के बराबर, 0 से ज्यादा या 0 से कम हो तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कितने कैसे रूट्स होंगे। 2 रूट्स होंगे ये तो पक्का है, बिकॉज क्या है? क्वाड्रेटिक है। लेकिन वो 2 रूट्स का नेचर कैसा होगा? क्या वो रियल रहेंगे, क्या वो नॉन रियल रहेंगे, क्या वो इक्वल रहेंगे, क्या वो डिस्टिंक्ट रहेंगे? वो सब डिसाइड होता है डी की वैल्यू से। अब ये जो इक्वेशन है हमारी 3x², इसको यदि हम कंप्लीट रूप में लिखे, मतलब जहां पे सारे वेरिएबल्स और सारे हमारा फ्लो चलना चाहिए, वो होगा +0 × x + 4 = 0। पावर 2, पावर 1 और पावर 0, मतलब x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2। यहां पे अब हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 4। अब इन a b c की वैल्यूज को जब हम d में पुट करेंगे तब हमें डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, जिसके हिसाब से हम नेचर डिसाइड करेंगे। b² मतलब 0 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। d = 0² दैट इज 0 -4 4 जा 16, 16 से कितना होगा? 6 × 18, 1 यहां पे 8 यहां पे 1 कैरी 3 1 जा 3, तो 48 हो जाएगा। कितने जा? 16 3 जा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 0 - 48 मतलब -48। सिंस d की वैल्यू इज लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से 0 से नीचे है, उससे हम क्या तात्पर्य निकालते हैं कि इस इक्वेशन का एक भी रूट कैसा होगा? रियल नहीं होगा। अगर d की वैल्यू होती 0 के बराबर या 0 से ऊपर तब हम कहते कि रियल रूट्स होंगे, लेकिन क्योंकि d की वैल्यू है 0 से नीचे तो रियल रूट्स होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस केस में हम ऑप्शन ए, जो कि कह रहा है कि भाई एक भी रियल रूट नहीं होगा, उसको यहां पे अपने जवाब के रूप में मार्क करके आगे प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले कंप्यूटर जी की परमिशन, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया यहां पे परफॉर्मेंस। तो ये था बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको डी की वैल्यू निकाल के रूट्स का नेचर बताना था। चलिए सवाल नंबर 14। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्क्वायर ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम हमने पढ़ा है, उसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि जीरोस का सम कैसे होता है, क्या होता है, उसकी इक्वेशन से क्या कनेक्शन होती है, वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है एनसीईआरटी में। यहां पे आपको दिया है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। तो अगर ये आपकी इक्वेशन है,
आपके जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है। देखो सम का स्क्वायर होना अलग होता है, स्क्वायर का सम होना अलग होता है। स्क्वायर का सम होना मतलब पहले स्क्वायर होंगे फिर सम होगा, ठीक है। पर अगर वो बोलता है स्क्वायर ऑफ सम, अर्थात पहले आप सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो स्क्वायर ऑफ सम का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैसे सवाल में आपको इस बारे में चर्चा की गई है। जैसे यहां पे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐड करने पे कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है के की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन से हमें और क्या जानकारी मिल रही है, सर इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होती है -b/a। तो यहां पे 8 था पॉजिटिव, -b होगा तो -8/1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -8 के बराबर। लेकिन आपको तो के की वैल्यू चाहिए, के इज यहां पे कांस्टेंट, ये वाला पार्ट, और यही के होता है हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी के बराबर, दैट इज सी पार्ट जो होता है, ए बी सी जो होता है, जिसमें ए होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी होता है 8 यानी जो यहां पे है 8 वो होता है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी कहलाता है कांस्टेंट पार्ट। और सी से और रूट्स और जीरोस के बीच में कोई कनेक्शन यदि है तो वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो यदि कहीं से हम अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात कर पाए तो उसकी मदद से हम आसानी से यहां पे सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में है के के बराबर। तो अप्रोच समझ रहे हैं आप, दिया क्या है और पहुंचना कहां तक है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस तरफ आपने किया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इस तरफ आप करेंगे -8 का स्क्वायर, क्योंकि भाई गणित का नियम क्या कहता है, दोनों पक्ष आप बराबर ही लेंगे। यहां पे आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और वो हो जाएगा 8 स्क्वायर दैट इज 64 के बराबर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से यहां पे दी गई है, तो वो आप लिख देंगे 40 के बराबर। यहां आपको मिलेगा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64। इसको और सॉल्व किया जाएगा तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा 64 माइनस 40 के बराबर, जो कि माइनस करने पे आपको देगा 24 एज योर रिजल्ट। तो भाई 2 अल्फा बीटा हो गया 24 के बराबर। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सर अल्फा बीटा स्वयं हो जाएंगे किसके बराबर, सर 24/2 दैट इज 12 के बराबर। तो यहां पे हो गए अल्फा बीटा इक्वल टू 12। अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा बीटा की एक वैल्यू हमें पहले से पता है दैट इज सी बाय ए। और क्योंकि यहां पे सी की जगह पे आप लिखेंगे के, बिकॉज सी इज द कांस्टेंट पार्ट जिसको यहां पे के नाम दिया गया है, और ए की वैल्यू है 1, तो k/1 इक्वल्स टू 12/1। सीधे सीधे के की वैल्यू कितनी, 12 के बराबर आनी चाहिए, जो कि यहां पे है ऑप्शन सी के रूप में लिखा हुआ। तो ऑप्शन सी को हम 12 मार्क कर सकते हैं हमारे आंसर के रूप में। कैसे मिला हमें वो, तो भैया हमने जो जो जानकारी गिवन थी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए और अपनी बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का यूज करते हुए इस सवाल को अप्रोच किया। देखा जाए तो यह सवाल है एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का अच्छे से एप्लीकेशन किया गया है। मतलब आपको सवाल ऐसे पूछा गया है कि इसी कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करते हैं, कहीं यूज करते हैं, तो कैसे आप सवाल को अप्रोच करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार कंप्यूटर जी की परमिशन ले लेते हैं। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, मतलब हमारे लिए स्क्रीन क्लियर करने का आदेश, और हम मूव करेंगे सवाल नंबर 15 की ओर। चलिए सवाल क्रमांक 15 बोल रहा है यदि a प्लस बी की वैल्यू है 12, ठीक है, और ए बी की वैल्यू है 11, तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। अगर ये मुझसे पूछता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, हम यूं चुटकी बजाते हुए सवाल का जवाब निकाल देते, लेकिन हमें यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, और उस तक पहुंचने का जो एक रास्ता है वो कहता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सदैव होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। अब यहां देखा जाए तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है लेकिन a माइनस बी नहीं है, तो अब आप पूरी मेहनत करेंगे और a माइनस बी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चलिए a माइनस बी तक पहुंचने का एक रास्ता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, जहां पे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनको सॉल्व करके आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा।
आप स्क्वायर रूट लगा देना तो आपको a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन किंतु परंतु यहां पे माफ कीजिए माइनस आएगा, लेकिन किंतु परंतु आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो आपका प्रथम कार्य क्या होना चाहिए? प्रथम कार्य होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना। वो कहां से आएगा? वो निकालने में हमारी ए प्लस बी सॉल्व करेगा, हेल्प करेगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 12 के स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं? दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 12 स्क्वायर दैट इज 144। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की जगह में लिख रहा हूं 11, क्योंकि ए बी जोड़ के है 11 के बराबर, और यहां हो गया 144। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये जो 2 इंटू 11 है ये होगा 22 के बराबर, और ये इस तरफ है पॉजिटिव, ठीक है? तो इस तरफ तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जब साइड चेंज करके उस तरफ हम उसे भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वुड बी 144 माइनस 22। तो 4 में से 2 गया 2, और वहां पे भी 4 में से 2 गया तो 2, तो 122 बचेगा। कितना बचेगा? 122। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 122 के बराबर। अब यहां पे आप ध्यान दें, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, अभी कहां पहुंचना पड़ेगा? अभी a माइनस बी पे पहुंचना पड़ेगा, और वहां पहुंचने का रास्ता है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू आपको पता है 122। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 122 माइनस 2 इंटू 11। तो अब तक हमने जो मेहनत की वो बेसिकली हमारे जो मिडिल वाला पार्ट था, जहां पे मतलब हम थोड़ा सा वाया होके जा रहे थे, वो वहां पहुंचने के लिए करी थी। ये वाले जो हमने सॉल्व किया, इसका डायरेक्ट सवाल से कोई संबंध नहीं है। चलिए अब यहां देखें भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कितना? 122 में से 22 माइनस करो, जो कि हो जाएगा 100 के बराबर। तो a माइनस बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 के बराबर, दैट इज 10। चलिए फाइनली क्या निकालना था? फाइनली निकालना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। यहां पे ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 12, ए माइनस बी की वैल्यू भी आपको ज्ञात है 10, अभी आपने ऊपर निकाली है। तो 12 इंटू 10 मतलब 120 होना चाहिए आपका उत्तर, जो कि यहां पे ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। तो आपने अप्रोच देखी, एक्चुअली जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो डायरेक्टली हमारे सवाल में काम भी नहीं आई, उसका लेकिन यूज करके हमने पूरे सवाल को सॉल्व किया। पहले हमने दोनों गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला, वहां से हम उसको यूज करके ए माइनस बी तक पहुंचे, फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी को यूज करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंचे। ये एक अप्रोच है, इसके अलावा भी और अप्रोच हो सकती है। यदि आपको कोई अप्रोच पता चलती है तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि देखो जितना ज्ञान आप हमसे बांटेंगे, हम आपसे बांटेंगे, उतना हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। तो यहां पे आपने क्या किया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व किया और अपना आंसर सी के रूप में मार्क किया। लेकिन क्या हमारे मार्क करने से कुछ होगा? नहीं सर, कंप्यूटर जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब सवाल सही ढंग से सॉल्व हुआ है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ, जो कि आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली हमारे सेशन के एंड की तरफ, तो मतलब इस सेशन के एंड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है magnetbrains.com, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है। ये वेबसाइट हमने क्यों बनाई है, इस वेबसाइट से आपको क्या एडवांटेज होगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी देर। चलिए, ये जो वेबसाइट है हमारी बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आपके लिए डेवलप की गई है, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा, उस पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और हर दिन नए लेक्चर्स, नए टॉपिक्स, नए सेशंस अपलोड होते रहते हैं। इस पूरे हमारे जो ज्ञान का सागर है, उसमें आपके काम के वीडियोस, आपके काम के लेक्चर्स कहीं गुम ना जाएं, ये टेंशन, ये जो डर रहता है, हमेशा सताते रहता है हमें। और लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इतने अवेयर हैं कि वो हमें फटाफट ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, कमेंट्स लिख देते हैं कि प्लीज इस चैप्टर का ये वाला सेशन बता दीजिए, इस चैप्टर का ये वाला लिंक दे दीजिए, ताकि हम अपनी पढ़ाई कर पाए। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें, लेकिन थोड़ा समय तो लग ही जाता है।
क्योंकि हर एक का सीक्वेंस वाइज जवाब दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा लेट रिप्लाई पाते होंगे, मतलब मे बी आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो आपका समय वेस्ट ना जाए और आप कहीं भटके ना कहीं अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमने वेबसाइट डिजाइन कर दी जहां पे आप जो पढ़ना चाहें उसके टैब को एंटर कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं, एनटीएससी के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे, एनटीएससी संबंधित जिस भी सब्जेक्ट के जो भी सेशंस हमने बनाए हैं वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो यहां मैथ्स के उस पर जाके वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में क्या पढ़ाया गया है, कितनी उनकी ड्यूरेशन है, वो सब जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। बस यहां पहुंच के आपको जो भी लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिखते हैं हूबहू वैसे ही वीडियोस यहां पे भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। सेम प्रोफेसर, सेम टीचर, सेम लेक्चरर्स, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड सेम ही वीडियोस होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस ये आ जाता है यहां पे कि ना यहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, ना कोई ब्रेक आता है, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होता है। आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर रहेगा और आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो भाई इस सेशन में हमने क्या किया, तो भाई हमारी जो एनटीएससी की तैयारी चल रही है उसका जो सैट पार्ट है उसमें स्टेज 1 में हम लोग जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा अलजेब्रा चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करीब 15-20 हमने सॉल्व किए और हम आगे इसको बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है छोटा सा काम, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जो डीपीक्यू शीट दी जाएगी उसे भी सॉल्व करना है। एंड यस, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा और आपके आजू बाजू के लोगों का भी बढ़ेगा। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू शेयर, बिकॉज मम्मा ने सिखाई है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।